गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वीडियो में लघु बीजाणुधानी यानी कि नर युग्मकोद्भिद के बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने नर युग्मकोद्भिद है क्या, उसके डेवलपमेंट यानी उसका परिवर्धन और उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था। हम यहाँ पे उसके आगे के स्टेप्स 3 स्टेप हमने पढ़े थे, बाकी के स्टेप हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब उसकी संरचना के बाद वहाँ आपने पढ़ा था किस तरह से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएँ बन जाती हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है वही लघु बीजाणु जनन होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब बनती है तो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बनती है, लेकिन इस मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ये जो अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं यानी कि ये जो 4 की संख्या में बनते हैं, ये चारों एक चतुष्क की भांति आपस में जुड़े होते हैं जिसको टेट्राइड्स भी कहते हैं। इनके चतुष्कों के जुड़ने की यानी ये जो चारों बीजाणु हैं इनके जुड़ने के आधार पे ये 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है लीनियर यानी कि रैखिक क्रम। इसमें आप फिगर में देख रहे हैं ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से एक रैखिक क्रम में जुड़े हुए हैं। इसको इस तरह से जो कंडीशन मिलती है इनके जुड़ने की वो रैखिक कहलाती है। दूसरा होता है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय। ये जो कंडीशन है चतुष्फलकीय, इसमें आप देख सकते हैं 3 आगे की तरफ सामने से दिख रहे हैं, एक पीछे की तरफ होता है। इस तरह से 4 बीजाणु आपस में जुड़ जाते हैं। इस कंडीशन को टेट्राहेड्रल कहते हैं और ये कंडीशन मोस्टली डाइकॉट प्लांट्स में मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है आइसोबायलेटरल यानी कि समद्विपार्श्विक। इस तरह की जो कंडीशन है आपको सामने से चारों बीजाणु दिख रहे हैं आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो कंडीशन है मोनोकाट प्लांट में मिलती है। इसके बाद अगला है डीकसेट। ये इस तरह से जैसे आपको फिगर में दिख रहा है 3 सामने से एक पीछे की तरफ, ये इस तरह से जुड़े होते हैं। इस तरह की जो चतुष्कों के जोड़ने की जो संरचना बनाती है उसको डीकसेट यानी कि क्रॉसित कहते हैं। इसके बाद अगला है टी शेप। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में टी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको टी शेप चतुष्क कहा जाता है। इस तरह के जो बीजाणुओं के जोड़ने की जो कंडीशन है ये जो है ये पॉलिएंथस ट्यूबरोसा में मिलती है। इसके बाद जो टेट्राहेड्रल है ये मोस्टली डाइकॉट प्लांट में, आइसोबायलेटरल ये मोनोकाट प्लांट में ज़्यादातर ये मिलते हैं। जब ये चारों बीजाणु बन जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये चारों परागकण अलग हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें ये चारों बीजाणु जो हैं वो अलग ना हो करके बल्कि हमेशा के लिए एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे टाइफा, ऑर्किड, ये वो पौधे हैं जिनमें ये चतुष्क अलग नहीं होते बल्कि उसी अवस्था में वैसे ही पड़े रहते। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें ये चतुष्क अलग ना हो करके बल्कि एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। और ये यहाँ पे इकट्ठे होकर के एक जटिल संरचना बनाते हैं जिसको पॉलिनियम कहा जाता है। ये पॉलिनियम इस तरह की जो संरचनाएं दिखती हैं ये मोस्टली कैलोट्रोपिस यानी कि मदार के पौधों में ये कंडीशन दिखती है, जहाँ पे ये सारे चतुष्क इकट्ठे होकर एक पॉलिनियम जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था कि चारों बीजाणु जब डिवाइड होने के पश्चात किस तरह से आपस में जुड़े होते हैं और कैसे यहाँ से अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनमें डिवीज़न किस तरीके से होता है। जैसा आप फिगर में देखेंगे डिवीज़न के लिए ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें 2 तरीके से विभाजन होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये कोशिका में केंद्रक का विभाजन हो रहा है, 3 केंद्रक बने, उसके बाद 4 भी बनते हैं। यानी कि सबसे पहले केंद्रक पहले विभाजित हो गए, उसके बाद धीरे धीरे कोशिका द्रव्य का विभाजन होना स्टार्ट हुआ
और ये बना लिया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस तरीके का जो डिवीजन होता है जिसमें पहले केंद्रक डिवाइड हो, उसके बाद धीरे धीरे इनके कोशिका द्रव्य डिवाइड हो, तो ये जो कंडीशन है तो ये साइमल्टेनियस टाइप कहलाती है, इस तरह का जो डिवीजन है। इसके बाद अगला आता है, इसमें आप देखिए फिगर में सबसे पहले केंद्रक डिवाइड हुआ, केंद्रक के बाद कोशिका द्रव्य भी डिवाइड हो गया, यानी 1 से 2 केंद्रक हुए तुरंत कोशिका द्रव्य डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर ये केंद्रक के डिवाइड होने के बाद फिर ये कोशिका द्रव्य डिवाइड हो गया, यानी कि यहाँ पे केंद्रक के डिवीजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी डिवीजन होता गया। तो इस तरीके का जो डिवीजन है वो सक्सेसिव टाइप का कहलाता है। और इसके बाद जो बनता है वो आइसोबाइलेटरल जैसा स्ट्रक्चर चतुष्क बनता है ये। तो ये जो कंडीशन है डाइकॉट प्लांट्स में मिलती है, ये मोनोकॉट प्लांट्स में मिलती है। इस तरीके से ये जो है सारे ये लघु बीजाणु जनन, किस तरह से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ये सारे प्रोसेस है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है परिपक्व परागकोश का स्फुटन, यानी कि जब परागकोश यानी बीजाणुधानी जब मैच्योर हो जाती है तो किस तरह से वहाँ से पॉलेंस यानी कि एंथर वहाँ से रिलीज होते हैं, ये प्रोसेस पढ़ना है आपको। तो इसके पहले जो हमने स्ट्रक्चर बताया वहाँ हम बताए थे कि जो ये बीजाणुधानी परागधानियाँ हैं यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम की थी, एंडोथीसियम के नीचे 2 या 3 मिडिल लेयर थी, इसके बाद टेपिटम था, तब जाकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी। जब ये परागकोश मैच्योर होता है, यानी जब ये मैच्योर होता है उस समय जो मिडिल लेयर और टेपिटम, जो पहले टेपिटम जो परागकोश जो बीजाणुधानी मदर कोशिकाएं थी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी, उनको जो पहले पोषण प्रदान कर रहे थे, जब वो डिवाइड हो जाती हैं और मैच्योर होती हैं तो ये टेपिटम और ये मिडिल लेयर ये दोनों नष्ट हो जाती हैं, ये दोनों ख़त्म हो जाती हैं और बस बचती है एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। जहाँ पे ये बीजाणुधानियाँ इस तरह से जुड़ती हैं वहीं से इनके पोर्स होते हैं, वहीं से ये टूटना शुरू करते हैं, फटना शुरू करते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। ये एंडोथीसियम और एपिडर्मिस ये हेल्प करते हैं इनके डेhiscence यानी स्फुटन में। एंडोथीसियम जो पहले मोटी सी लेयर थी, बाद में ये पतली सी थिन लेयर हो जाती है। जब ये परागकण मैच्योर हो जाते हैं तो ये लेयर यहाँ से फट जाती है और यहाँ से परागकण जो है वो रिलीज हो जाते हैं। पराग इनका जो स्फुटन है वो विभिन्न तरीके से होता है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं से ब्रेक हो या यहीं से फटे, इसके आधार पे कई तरह से। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं एंथर, ये सीधे सीधे लॉन्गिट्यूडनल यानी कि ये इस तरह से डिवाइड होते हैं और यहाँ से फटते हैं और यहीं से जो पॉलेंस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं स्लिट की तरह। इसके बाद पोरस, यानी कि कभी कभी इनके जो टिप पे पोर्स होते हैं वहाँ से ये फट जाते हैं और वहीं से सब रिलीज हो जाते हैं। कभी कभी ये ट्रांसवर्स वे में अनुप्रस्थ वे में ये कट जाते हैं, फट जाते हैं और वहीं से जितने भी पॉलेंस है वो रिलीज हो जाते हैं। और कभी कभी वॉल्व की तरह इस तरह से वॉल्व की तरह फटते हैं और यहीं से पॉलन रिलीज हो जाते हैं। यानी कि विभिन्न पौधों में विभिन्न तरह से इनके डेhiscence की जो फटने स्फुटन की प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट होती है। तो ये था डेhiscence। अब आगे हम पढ़ेंगे जो यहाँ से परागकण रिलीज हो रहे हैं उनकी क्या संरचना है। तो आगे है परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। आप देखिए लघु बीजाणु यानी जो परागकण होते हैं उसकी 2 वॉल होती हैं, इनर वॉल को इंटाइन कहते हैं और जो बाहर की वॉल होती है वो एक्जाइन कहलाती है। एक्जाइन जो होती है वो रफ वॉल होती है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इंटाइन होती है वो स्मूथ वॉल होती है। इंटाइन पे 2-3 या और भी पोर्स होते हैं, ये जो इस तरह से आपको दिख रहे हैं ये पोर्स जर्म पोर कहलाते हैं। जब ये परागधानी अंकुरण करना शुरू करती है तब यहीं से पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, यानी अंकुरण की प्रक्रिया यहीं से कंप्लीट होती है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और ये वैक्यूल्स होते हैं। ये परागकण जब उष्ण जलवायु होती है उस समय जब ये रिलीज होते हैं तो ये तुरंत जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं पे शीत जलवायु हो और जब शीत जलवायु होती है उस समय
ये कुछ टाइम तक विश्राम करते हैं यानी रेस्ट करते हैं, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब जा कर के जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। जो इनके बाह्यचोल यानी एग्जाइन होती है, उसमें स्पोरोपोलिनिन नाम का पॉलीसेकेराइड होता है। ये पॉलीसेकेराइड भौतिक, रासायनिक एवं जैविक इन सबके लिए प्रतिरोधी होता है। इन सबके लिए प्रतिरोधी होता है। इसी वजह से ये परागकण, ये जो परागकण होते हैं वो जीवाश्म के रूप में भी मिलते हैं और काफ़ी टाइम तक परिरक्षित रह सकते हैं। तो ये परागकण की संरचना थी। ये जो परागकण है यानी लघु बीजाणु है, ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था है। हम इसको नर युग्मकोद्भिद नहीं कह सकते हैं। इसके पश्चात देखेंगे लघु युग्मक जनन तथा नर युग्मकोद्भिद, यानी यही हम पढ़ रहे हैं, ये किसको कहते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं यानी कि परागकण हैं, ये परागकण जो इसका न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल्स हैं। ये न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन में इंटर करता है, न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन होता है, और इस डिवीजन के पश्चात दो कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। जो बड़ी कोशिका होती है वो ट्यूब यानी या कायिक केंद्रक कहलाती है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो छोटी सी कोशिका यानी केंद्रक है, जो छोटा केंद्रक है वो जनन केंद्रक यानी कि जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। इस तरह से न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक जो बड़ा बनाया ट्यूब और दूसरा जनन केंद्र। जब परागकोश से परागकण मुक्त होते हैं, उसके पहले ही उसके अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। परागकोश से परागकण मुक्त होने से पहले केंद्रक दो भाग में डिवाइड होकर ट्यूब केंद्रक और जनन केंद्रक का निर्माण हो चुका होता है। इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, जब ये परागकण स्टिग्मा पे जाता है, वर्तिकाग्र पे जाता है, तो वहाँ पे जब ये अंकुरण होना स्टार्ट होता है, तो उसके पश्चात ये ट्यूब कोशिका आगे की तरफ होती है और ये जनन कोशिका पीछे की तरफ होती है। जनन कोशिका वापस से माइटोसिस डिवीजन शुरू करती है और ये दो केंद्रक बनाती है, यानी ये दो केंद्रक जो हैं यही नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। यही पॉलन ट्यूब के थ्रू वर्तिकाग्र में एंटर करते हैं और आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से किस तरह से बीजाणुधानी का निर्माण होता है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बीजाणु बनते हैं और बीजाणु और किस तरह से नर युग्मकोद्भिद का बनता है, ये सब इसमें आप पढ़ाया गया है। बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।